हेलो स्टूडेंट, तो आप लोग कैसे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपका साइंस एजुकेटर ज्ञान सर जो फिर एक नया वीडियो लेके आया हूं। जैसे कि 11th का केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ था, तो 11th का फर्स्ट चैप्टर में कुछ स्टार्ट किए थे। पदार्थ की पहला वीडियो में क्या पढ़े थे आप लोग? पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ चुके थे। तो इसी का दूसरा पार्ट स्टार्ट है, जिसमें हम लोग कुछ जाने कि रासायनिक संयोजन के नियम क्या होते हैं, क्योंकि इस नियम को बिना पढ़े आप केमिस्ट्री में आगे नहीं बढ़ सकते। और सबसे भारी चीज़ है कि इसमें 4 नियम हैं, और जो लास्ट का 2 नियम है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि सारे कन्फ्यूजन 90% लड़कों का इसी में रहता है। सही से इसको नहीं समझ पाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आज मैं आपको इस चीज़ को सही से समझा दूँ। और देखना, क्लास ख़त्म होने के बाद आपको लगेगा केमिस्ट्री बहुत ही मक्खन है। मक्खन तो करके ही छोड़ेंगे इसको। मैं आपका ज्ञान सर अपने यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेटर ज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए बात करते हैं वो रासायनिक संयोजन के नियम में। पहला होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, इसको हम पहले इसलिए नोट कर देते हैं ताकि वीडियो में टाइम ज़्यादा नहीं लगे, और वीडियो जितना से अधिक हो सके आप लोग वॉच कीजिए। और टॉपिक स्टार्ट करने पर इतना ज़रूर कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये मेरा कहना जन्मसिद्ध अधिकार है, बोल सकता हूँ, और आशा करता हूँ कि अब तक आप लोग सब्सक्राइब कर ही रहे। और दूसरी बात ये बोलूँगा कि जो भी वीडियो देखिए लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट तक नहीं देखिएगा तो इसमें कुछ पार्ट ऐसा होगा जो हाइड हो जाएगा, तो आपको ये बात समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम न लगाते हुए हम स्टार्ट करते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। देखिए, रासायनिक संयोजन में टोटल 4 होते हैं, जिसका पहला क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जहाँ लिखा हुआ है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता क्या है? जैसे कि हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया में 2 चीज़ होते हैं। पहला क्या होता है? अभिकारक होता है। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको क्या बोलते हैं बाबू? अभिकारक बोलते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया का भाग लेने के बाद जो आता है उसको क्या बोलते हैं? तो प्रतिफल बोलते हैं, या उसको किसी को उत्पाद भी बोला जाता है। मतलब दोनों सेम ही चीज़ है। उत्पाद बोलिए तब वो ठीक है, प्रतिफल बोलिए तब भी ठीक है। तो पहले हम इस नियम पे नहीं जाते हैं, पहले हम इस एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए कोई बीकर लिए हुए हैं, ये आपका 3 कोण ट्रेंगुलर बीकर है। इसमें हम 2 ठो चीज़ रखे हुए हैं। एक Na2SO4 का विलयन रखे हैं, इसको हम विलयन रखे हैं, और एक प्रखनली लिए हुए हैं जिसमें हम क्या है? CaCl2 का विलयन लिए हुए। CaCl2 का लिख दीजिए, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, विलयन। अब हम क्या करते हैं? अभी रिएक्शन नहीं है, ये अलग अलग अभी है। तो अब इसको क्या करके हम वेट करते हैं? तो वेट करते हैं तो अबाउट 300 ग्राम के आसपास आता है। ठीक है, कितना? 300 ग्राम के आसपास आता है। मतलब अभिकारक इसके क्या हो गए? Na2SO4 और CaCl2, सोडियम क्लोराइड माने कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, ये आपका नाम है। अब हम क्या करते हैं? इस बीकर को उलट देते हैं। उलटने से क्या होगा? मान लीजिए इसमें हम उलट देंगे तो टोटल इसमें का जो CaCl4 इस विलयन में आ जाएगा यहाँ, तब अभिक्रिया होता है। तो अभिक्रिया होता है तो हम जानते हैं क्या कि CaSO4 कॉपर सल्फेट और साथ में क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड बनाता है, NaCl बनाता है। इस चीज़ को समझिए। तो अब हम क्या करते हैं? पहले हम क्या किए? इसका वेट किए थे तो देख रहे हैं कि 300 ग्राम आ रहा है। ठीक है, और जब अभिक्रिया के बाद वेट किए तो भी देख रहे हैं 300 ग्राम आ रहा है। मतलब क्या कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि अभिक्रिया के पूर्व और अभिक्रिया के पश्चात, क्या? अभिक्रिया के पूर्व और अभिक्रिया के पश्चात हमेशा द्रव्यमान क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि अभिक्रिया के पहले इसका 300 ग्राम था और जब अभिक्रिया के पश्चात हम बात कर रहे हैं, मैंने प्रतिफल का बात कर रहे हैं, तो 250 या 500 हो जाए, नहीं हो सकता है। तो वो अभिक्रिया सही होगा ही नहीं। तो द्रव्यमान संरक्षण यही कहा गया है कि जो अभी हमारा होता है। अब देखिए, कहीं कहीं पे आप लोग क्या करते हैं? कोई टीचर है कि टीचर की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी टीचर लोग भी बात समझा देते हैं। जैसे कि दूसरा हम लेते हैं हाइड्रोजन H2 और +2 क्या बनाता है? जल। तो इसको समझाने के लिए क्या करते हैं कि हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 और 1 से 2 तो 2 और 2 2 या 4, और ऑक्सीजन का होता है 16, 16 दूनी 32, तक टोटल कितना हो गया? टोटल 36 हो गए। और इधर देख रहे हैं क्या कि हाइड्रोजन का कितना हो गया? 2 हो गया, और इसका कितना हो गया? 16। तो 2 और 16 18, 18 दूनी 36, तो इधर भी 36 और इधर भी 36। तो ये क्या हो गया? कहेंगे चलिए आपका द्रव्यमान संरक्षण नियम। लेकिन भाई उससे नहीं होता है, उसके वेट से होता है, न कि उसके द्रव्यमान संख्या से होता है। ये तो बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो द्रव्यमान बैलेंस इक्वेशन को लेकर आप द्रव्यमान संरक्षण का नियम नहीं सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन द्रव्यमान संरक्षण का नियम ही कहता है कि आप किसी इक्वेशन को क्या कीजिए? बैलेंस कीजिए। कुछ समझ में आया?
तो यही हम एक पहला एक्सपेरिमेंट लिए थे, और जिसको वेट किए थे तो इसको भी वेट करते हैं, तो इसको वेट करते हैं तो देख रहे हैं क्या बन जा रहा है कि CaSO4 तो बना ही है NaCl, लेकिन इसका भी वेट कितना आ रहा है 300 ग्राम। तो जब अभिक्रिया के पहले का वेट कितना है 300 ग्राम और अभिक्रिया के बाद का वेट कितना है 300 ग्राम, तब इसको कह सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। अब हम नियम को पढ़ते हैं, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम अब क्या करते हैं, नियम को पढ़ते हैं। तो नियम क्या कह रहा है कि इस नियम के अनुसार देखिए, द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। समझ गए? मतलब द्रव्यमान को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ यही चीज़ है कि द्रव्यमान हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। या इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, ब्रह्मांड में उपस्थित द्रव की कुल मात्रा अपरिवर्तित रहती है। मान लीजिए हम कोई ब्रह्मांड की कोई द्रव है, तो उपस्थित जो द्रव है उसकी कुल मात्रा क्या होती है, अपरिवर्तित रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। उसके वितरण में कुछ भी परिवर्तन हुआ, चाहे उसका वितरण में कुछ भी परिवर्तन हुआ है, तो वितरण में क्या परिवर्तन हुआ है, यहाँ 2 हाइड्रोजन था, यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ 2 ऑक्सीजन था, यहाँ 1 ऑक्सीजन हो गया। तो वितरण कुछ भी हो, इसका परिवर्तन क्या होगा, द्रव्यमान जो हमारा रहेगा वो हमेशा नियत ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, और इससे अधिक कुछ नहीं कह सकते हैं। तो चलिए इसको पहले फिर से कर सकते हैं कि द्रव्यमान को तो ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसी को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। चलिए समझ गए। किसी भी अभिक्रिया को लेकर देखिएगा कि अभिक्रिया के पहले जो वेट आएगा और अभिक्रिया के जो बाद वेट आएगा वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, और यही पुष्टि करता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। और दूसरा चीज़, जो इस नियम को दिए थे उनका नाम हम आपको लिख दे रहे हैं। लेवोजियर नामक वैज्ञानिक थे, लेवोजियर नामक वैज्ञानिक ने 1744 में इसका ये नियम दिया था, चाहे इसका बोल सकते हैं खोज किया था। ठीक है, तब चलिए इसी का अगला नियम, दूसरा नियम की बात करते हैं। चलिए दूसरे नियम की बात करते हैं। इसका दूसरा नियम क्या है, निश्चित या स्थिर अनुपात के नियम। तो पहले नियम से जानने के पहले कुछ जान लेते हैं। निश्चित अनुपात का नियम कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई यौगिक है, यौगिक में आप जल ले सकते हैं, अमोनिया ले सकते हैं, बहुत सारे हैं, तो जल ही हम लेते हैं, जल H2O। ठीक है, H2O की बात करते हैं, पहले उदाहरण समझते हैं फिर उसको फार्मूला पे आएंगे। ठीक है, जो नियम है उसके पे आएंगे बाद में, लेकिन पहले उदाहरण समझते हैं। तो जल है, जल कहने का मतलब जल में क्या होता है, 2 मोल हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन रहता है। तो मान लीजिए जल कहीं से भी लेके आइए, या आप वर्षा का पानी ले लीजिए, या नाली का पानी ले लीजिए, या समुंदर से ले लीजिए, या इजराइल से ले लीजिए, या पाकिस्तान से ले लीजिए, या इंडिया किसी कोने से ले लीजिए, क्या होगा, जल का जो अनुपात होगा वो अलग होगा, नहीं ना होगा। जल की बात हटा देते हैं, अमोनिया की बात करते हैं। कहीं से भी अमोनिया ले, किसी प्रकार से अमोनिया तैयार किए होंगे, तो अमोनिया का क्या होगा, NH3 आप जानते हैं, ये उनका अनुपात उतना ही ना होगा। ऐसा थोड़ी है कि हम यहाँ पे अमोनिया तैयार किए हैं तो उसका अनुपात NH3 हो गया, अमेरिका अमोनिया तैयार किया उसका NH4 हो जाएगा, अच्छा इजराइल अमेरिका तैयार किया होगा उसका क्या हो जाएगा, NH5 हो जाएगा, नहीं होगा। तो यही कहता है स्थिर अनुपात का नियम कि देखिए कहीं से भी कोई यौगिक लीजिए, उसका अनुपात क्या होगा, स्थिर रहेगा, नियत रहेगा, निश्चित रहेगा, मतलब सेम रहेगा, चाहे वो किसी भी विधि द्वारा बनाया गया है। तो हाइड्रोजन की बात यहाँ देखिए, अब जैसे हाइड्रोजन है तो यहाँ अनुपात के हिसाब से कितना है, 2:1 है। ये परमाणु के आधार पर है, परमाणु के आधार पर मतलब 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। चाहे इसको हम बात करते हैं किसके आधार पर, तो ये 2 अनुपात कितना हो गया इसका, ऑक्सीजन का बोलिए 8, मतलब इसका इसे काटते हैं कितना हो गया 1:4। चाहे इसको छोड़िए, जो भी हमारा आता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो जल है, चाहे जो कहीं से भी जल हो, वो अमेरिका, इजराइल, पाकिस्तान, फिलीपींस, जहाँ से भी जल लेके आइए, ये नहीं कह रहे हैं कि आप यहीं का जल लीजिए, नाला का भी जल ले सकते हैं। तो उसमें जो हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा उसकी परमाणु संख्या क्या होगी, वही होगी, उसका जो संरचना सूत्र होता है H2O वही होगा, न कि जल का कोई दूसरा सूत्र होगा। अब बात करते हैं नियम का। तो निश्चित स्थिर अनुपात, निश्चित कहिए चाहे स्थिर अनुपात का नियम कहिए, कि किसी भी रासायनिक यौगिक का संगठन निर्माण की विधि पर निर्भर नहीं करता। माने किसी भी रासायनिक जो अभिक्रिया है, चाहे किसी भी रासायनिक है यौगिक है, कोई भी रासायनिक यौगिक का जो संगठन निर्माण पे विधि पर निर्भर नहीं करता। माने ऐसा नहीं कि हम बना रहे हैं तो कुछ दूसरा बनेगा, आप बनाइएगा तो कुछ दूसरा बनेगा, कोई तीसरा बनाएगा तो तीसरा बनेगा, नहीं, उस निर्माण पर निर्भर नहीं करता। ऐसे इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, किसी भी यौगिक में उनके तत्वों का अनुपात हमेशा समान रहता है,
चाहे वो किसी विधि द्वारा निर्मित किए गए हों। कहने का मतलब यही हुआ कि जो उनका तत्वों का संगठन होता है वो हमेशा क्या होगा, समान होगा किसी भी यौगिक में, चाहे वो किसी भी विधि द्वारा निर्मित कीजिए, कैसे भी उसको बनाइए, वो अलग नहीं हो सकता है। अमोनिया हमेशा NH3 ही होगा, जल हमेशा क्या होगा, हाइड्रोजन H2O ही होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बात करेंगे तो H2O2 ही होगा, कुछ अलग इसका फॉर्मूला चाहिए, इसलिए निश्चित अनुपात ही क्या होगा, यही आपका होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, चलिए यहाँ तक समझ गए तो हम तीसरा नियम की तरफ आगे बढ़ें। देखिए बाबू, पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िए। हम हमेशा आपको हर वीडियो में कहते हैं कि मन लगा के पढ़िएगा तबे जाए कुछ होगा। फांकी मारने के लिए तो बहुत लोग मारते हैं, सर झुका के पढ़ लीजिए, सर उठा के जिए, यही दो ही नियम है। और सर झुका के आज पढ़ लिए तो कल सर उठा के जिएगा, और नहीं तो कहानी वही है, बाकी तो आपको ज़माना बता ही देगा कि क्या। चलिए देखिए तीसरा नियम, देखिए तीसरा नियम क्या है, गुणित और बहुल अनुपात के नियम। तो पहले नियम को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल का। मान लीजिए दो तत्व हैं ए और बी। ए और बी, ए के लिए हम हाइड्रोजन लेते हैं और बी के लिए क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये जब दोनों आपस में संयोजित होते हैं, जब ये दोनों आपस में संयोजित होते हैं तो दो एलिमेंट बनाते हैं, एक बनाते हैं, एक यौगिक बनाते हैं H2O, और दूसरा हम बात करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2 और O2। तो अब इनके तरफ बांध के बाहर से देखते हैं तो इसका कितना है, 2। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 1, 2 से गुना करेंगे 2, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा वो 16। फिर इसका हम बात करते हैं तो इसका भी अनुपात क्या हो जाएगा, 2, और इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32। ठीक है, तो अब हम बी के भारों का तुलना करते हैं। बी का भार यही ना है जी, ए का भार क्या किए हैं हम, फिक्स्ड कर दिए हैं, ए का भार क्या है, फिक्स है। तो बी का भार का जब करेंगे तो 16 अनुपात कितना होगा बाबू, 32। तो 16 अनुपात 32 है, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 अनुपात 2 आ जाएगा, ये 1 अनुपात 2 आ गया। मतलब ये भी क्या है, पूर्णांक है। अब हम क्वेश्चन आते हैं इस पे, कह रहा है, चलिए देखिए थ्योरी क्या है, जब दो तत्व ए और बी आपस में संयोग कर एक से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, एक से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, एक से अधिक हो गया ना, एगो H2O एगो H2O2, एक से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो बी के भार, जो बी का भार है ए के निश्चित भारों से, तो ए का निश्चित भार हो गया ना जी, ए का देखिए 2 है, जो बी का भार है ए के निश्चित भार से संयोजित होते हैं, तो जो उनका अनुपात आएगा वो क्या हो गए, पूर्णांक हो गए। यही नियम है, जो इसका अनुपात आ रहा है 16:1:2 क्या है, पूर्णांक है ना जी, इसमें माइनस प्लस नहीं ना है। पूर्णांक कहने का मतलब होल नंबर, 2, 4, 6, 8, इसमें दशमलव में नहीं आ रहा है, समझ गए। यही चीज़ यहाँ पे है कि जब दो तत्व एक आपस में संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक के निर्माण करते हैं, एक से अधिक यौगिक बन गया, हाइड्रोजन बन गया, हाइड्रोजन जल बन गया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया। तो जो हमारे बी के भार हैं, जो हाइड्रोजन के निश्चित अनुपात से अभिक्रिया करते हैं, तो जो उनका अनुपात जो होगा ना, वो क्या होगा, हमेशा पूर्णांक होगा। तो ये हमेशा पूर्णांक होगा, एक इसी पे हम पढ़िए, जब दो तत्व ए और बी संयोजित होने पर एक से यौगिक का अधिक निर्माण करते हैं, एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो बी के भार जो ए के निश्चित भारों से संयोजित होते हैं, इसके अनुपात क्या होंगे, हमेशा पूर्णांक होंगे। इस विधि से इससे समझ गए कि एक और एग्जाम्पल दे लीजिए, एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए जब दो तत्व ए और बी, इसमें हम बात करते हैं सी और ओ का, तो सी ओ कौन कौन बनाएगा, एक सी ओ बना देता है पहला, और दूसरा क्या बनाता है, यहाँ लीजिए इसी पे लिखते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ए और बी, इसका सी लेते हैं, इसका ओ लेते हैं। ठीक है बाबू, इसमें क्या हो गया, पहला यौगिक क्या बनाया, CO, और दूसरा यौगिक क्या बनाया गया, CO2। तो अब देखिए कार्बन का एटॉमिक वेट क्या होता है, 12:16, यही ना होगा। फिर हमारा क्या कह रहा है, इसका CO2 में देख रहे हैं तो 12:16 दूनी 32, यही ना हो रहा है। तो यहाँ भी वही है, जब दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो जो बी का भार है, जो ए के निश्चित भारों से, बी का भार ए के निश्चित भारों से संयोग करता है, तब हमारा क्या बनाता है, जो बी का भार होगा वो क्या होंगे, अनुपात में होंगे, किसमें, पूर्णांक, उसका अनुपात क्या होगा, हमेशा पूर्णांक होगा। तो देख लीजिए जब इनका अनुपात निकालते हैं 16 और 32, तब इसको काटिएगा तो क्या आएगा, 1:2 आएगा, मतलब ये भी क्या है, पूर्णांक है। यही चीज़ डिफिनेशन कह रहा है कि जब दो तत्व ए और बी संयोजित होने के बाद एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो बी के भार जो
ए के निश्चित भारों से, तो ए के निश्चित भार बने इसमें भी कितना है भार 12, इसमें कितना है 12 से संयोजित होते हैं, तो इसका अनुपात क्या होते हैं पूर्णांक हो गए। तो जो बी का अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, हमेशा क्या होगा पूर्णांक होगा। समझ में आया है? ऐसे ही पढ़ना है, इसमें और कुछ नहीं, बस ऐसे ही पढ़ते थे। आइए अब चौथा नियम की बात करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम। चलिए स्टार्ट करते हैं। चौथा नियम क्या कहता है, व्युत्क्रम अनुपात के नियम। तो इसमें देखिए थोड़ा सा पहले नियम पढ़ लीजिए, फिर उसको फॉर्मूला करते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के भार जो रासायनिक रूप से अलग अलग हैं, किसी तीसरे पदार्थ के समरूप भारों से क्रिया करते हैं, तो हमेशा क्या होते हैं, परस्पर क्रिया करने वाले भार ही होते हैं या उनके सरल गुणित होते हैं। तो पहले ही लाइन को हम पहले प्रूव करते हैं। मान लीजिए ए और बी है, ए और बी दो या दो से अधिक पदार्थ जो भार रासायनिक रूप से अलग अलग, ये ए है और ये बी है। तो इसमें हम मान लीजिए ये हाइड्रोजन हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया, सी मतलब कार्बन से अभिक्रिया करता है, ठीक है। ये और ये अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाएंगे, CH4 बना देंगे। ये और ये अभिक्रिया बनाएंगे तो क्या बना देंगे, CO2 बना देंगे। ऐसा तो आप जानते हैं ना जी, कार्बन हाइड्रोजन मिलेगा तो क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा, और कार्बन ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। तो पहले इनका हम अनुपात देखते हैं। पहला मान लीजिए इधर कार्बन और हाइड्रोजन मिले तो क्या बन गया CH4, और कार्बन और ऑक्सीजन मिले तो क्या बन गया CO2, ठीक है। अब बात करते हैं इनका भार का अनुपात। माने दो अलग अलग भार, मान लीजिए एक ए का भार हो गया, एक बी का भार हो गया, जो सी से अभिक्रिया कर रहे हैं। ए भी सी से अभिक्रिया कर रहा है और बी भी सी से अभिक्रिया कर रहा है भार के हिसाब से भार के हिसाब से। तो सी का क्या होता है 12, और इसका अनुपात क्या हो गया, हाइड्रोजन का 1 और 4 से गुना करके तो 4 हो जाएगा। बोलिए, सी का 12 हुआ ना, इसका भी देखिए 12 है, और CO2 की भी बात कर रहे हैं तो CO2 का भी कितना हो गया, सी को 12 और ये ओ तो 16 दूनी 32, तो 32 हम लिख सकते हैं। तो सी के साथ कितना अनुपात बना रहा है, सी और हाइड्रोजन कितना अनुपात बना रहा है, फिर ऑक्सीजन कार्बन के साथ कितना अनुपात बना है, 16:32। तब इसको हम देखते हैं तो इसका, अब हम बात करते हैं इसका। तो हाइड्रोजन इसका 4 लिए और इसका क्या लिए 32, तो कितना का अनुपात बनाया, काट दीजिए, तो मतलब 1:8 का ये बना दिया, ठीक है। ये तो अनुपात आया ए बी के लिए और बी सी के लिए। तब नियम क्या कहता है, अगर ये दोनों आपस में अनुपात बनाए तो क्या होगा। तो देखिए, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देगा बाबू, H2O जल ना बनाएगा, बोलो जल बनाएगा ना बाबू। तो जल जब बनेगा तो उसका क्या होगा, तो फिर उसकी हम बात करते हैं। तो ये आपका जल यहाँ आ गया, जल में कब हो गया, दो हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितना हो गया बाबू 18 16। ऑक्सीजन हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है 16 ही ना होता है। अब जब इसको हम काटेंगे तो इसका अनुपात भी देख रहे हैं, एक अनुपात क्या हो गया 8 हो गया। ये तो दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। इसको बराबर होंगे या सरल अनुपात होंगे, सरल। समझ में आ गया। तो देखिए, इसको एक बार में नहीं समझिए, इसको 2 बार पढ़िए। अब ये चीज़ जब आप समझ गए, ये चीज़ जब उदाहरण आप समझ गए, तब हम इसको इस पे आते हैं, ठीक है। इस पे आते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थ तीसरे पदार्थ से संयोजित होते हैं। तीसरे पदार्थ किसी तीसरे पदार्थ के समरूप भारों से अभिक्रिया करते हैं। भार की ही बात कर, मान लीजिए ए का भार बी का भार, फिर बी का भार सी का भार, और ये दोनों अपने अपने भारों से अभिक्रिया करते हैं, तो वे परस्पर क्रियावाल करने वाले भार ही होते हैं जो उनके सरल गुणित होते हैं। तो आप देखिए, हमारा पे नियम 2 मिनट का है, बस समझने का फेर है। तो जब 2 पदार्थ ए सी के साथ अभिक्रिया किया, बी सी के साथ अभिक्रिया किया, तो जो अनुपात आया वही अनुपात होना चाहिए, चाहे उसी अनुपात के गुणित होना चाहिए जो ए और बी करता अभिक्रिया। तो हम पहले बताते हैं ए और सी क्या, ए के लिए हम क्या लिखे हैं, हाइड्रोजन लिखे हैं, बी के लिए ऑक्सीजन लिए हैं, और सी का हम क्या लिखे हैं, कार्बन लिखे हैं। तो जब हाइड्रोजन कार्बन से क्या करेगा, बना मीथेन गैस बना देता है, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है। इसमें इनके भारों का अनुपात देखते हैं। तो कार्बन का भार होता है 12 और हाइड्रोजन का भार 1 है, लेकिन ये 4 से गुना होता है 4 हो जाएगा, तो ये अनुपात हो गया। और कार्बन का भार यहाँ हो गया 12 और ऑक्सीजन का होता है 16 दूनी 32, तो 32 हो गया। तो हम इसका ये लेते हैं और इसका ये लेते हैं, तो कितना हो गया 4:32, और 4 से हम 32 काट देते, कितना आ गया 1:1। तो ये तो आ गया इसके साथ और इसके साथ। फिर हमको
थ्योरम क्या है कि इसके साथ भी तो देखना है। तब देखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या बनाते हैं। तब बाबू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या बना देते हैं, जल बनाते हैं। अब जल का भार अनुपात हम गुणित करते हैं तो जल का क्या होता है, हाइड्रोजन भार होता है 1 लेकिन 2 है तो 2 से गुना करेंगे 2, और ऑक्सीजन क्या होता है 16, 2 से कट जाएगा 16 तो 1:8 हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं जो हमारा ऊपर का 1:8 आया था और नीचे भी क्या आ रहा है 1:8 आ रहा है। मतलब ये नियम व्युत्क्रम का नियम ही कहा जाता है, यानी इसका नाम ही है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। मन हई हेकरा बराबर है, हई हेकरा बराबर तो हईयो हेकरा बराबर होगा। टेम्परेचर में पढ़े थे ना कि जब दो बॉडी किसी तीसरी बॉडी के साथ इक्विवेलेंट है तो आपस में दोनों बॉडी क्या होगी, इक्विवेलेंट टेम्परेचर पे होगी। तो यही हमारा 4 नियम था जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम था। पहला 2 तो आसान था लेकिन जो 3rd और 4th था, इसीलिए बोला हूँ कि जो भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, स्किप कीजिएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक एक उदाहरण देकर आपको हमेशा किसी में 2 और किसी में 1 उदाहरण दे के समझाया हूँ। और इतना में नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, जितना अधिक हो सके शेयर कीजिए। शेयर करने से यही होता है कि जो लड़के मान लीजिए आपके कलीग हैं, पढ़ते हैं, वो अपने आस पास देखेंगे तो कहेंगे चलो यार मेरा फ्रेंड मेरा इतना हेल्प किया, तो आपका भी भला होगा। तो अब बस इस वीडियो को यहीं लास्ट करते हैं। जब इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें भी 2-4 है, इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो वो होगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो पे हमेशा ध्यान देते रहिए, बेल आइकन को दबा दीजिए सब्सक्राइब करके, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए आपको पहले तो चल जाए। और जब यहाँ के बाद कॉलेज जाइएगा, कोचिंग जाइएगा, तो जब पढ़िएगा सर लोग पढ़ाएंगे तो लगेगा बाकी तो हम तो पढ़े हुए हैं पहले ही से। तो इसलिए रखते हैं, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। क्योंकि वीडियो मैं रात में शूट कर रहा हूँ और आप जब देखें उसके लिए दिन में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग और रात में देख रहे हैं तो गुड नाइट। ओके बाय।